थर्मोडायनामिक ग्राफ। किसी भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस को समझने के लिए, उसके नेचर को समझने के लिए, उसकी कंडीशन को समझने के लिए और उसमें आगे कंसेप्ट और फंडामेंटल्स अप्लाई करने के लिए वी विल ड्रॉ ग्राफ। हम ग्राफ से उस थर्मोडायनामिक प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। हम 4 तरह के ग्राफ थर्मोडायनामिक्स में बनाएंगे। अभी 11th स्टैंडर्ड में हम 3 तरह के ग्राफ बनाएंगे, 12th में आने पर हम चौथा ग्राफ भी स्टडी करेंगे। और इन ग्राफ के द्वारा हम थर्मोडायनामिक प्रोसेस को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि उस प्रोसेस के दौरान हो क्या रहा है। हम एक तो पीवी ग्राफ बनाएंगे, जैसा कि अभी अभी मैंने गैस के लिए बनाया भी था पीवी ग्राफ। उस पीवी ग्राफ से हम यह समझने की कोशिश करेंगे हाउ प्रेशर एंड वॉल्यूम आर चेंजिंग ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान प्रेशर और वॉल्यूम का वेरिएशन, प्रेशर और वॉल्यूम का चेंज कैसे और किस तरह से हो रहा है। वी विल बी ड्रॉइंग प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, हाउ प्रेशर इज वेरिंग विथ टेम्परेचर। वी विल बी ड्रॉइंग वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर। यह 3 ग्राफ तो हम 11th क्लास में ही स्टडी करेंगे। अभी अलग अलग प्रोसेस के लिए हम यह सारे ग्राफ बनाते रहेंगे और 12th क्लास में हम इस ग्राफ को भी स्टडी करेंगे, एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर। एंट्रोपी शब्द को बड़े डिटेल में 12th क्लास में ही सिखाया जाता है और वहीं पर इसके बारे में स्टडी की जाती है। So all these 4 graphs will try to study, will try to analyze the nature of the process, will apply the concept and fundamentals during the process. हम 4 तरह के ग्राफ बनाएंगे। The next is thermodynamic functions. The next is the concept of thermodynamic functions. देखिए, बड़े ध्यान से कंसेप्ट को समझना। मैंने आपको बताया थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज। थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज मैंने क्या बताई थी? एनी फिजिकल क्वांटिटी whose value depend on thermodynamic state variable। कोई सी भी ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल पर डिपेंड करती हो, उसे हमने थर्मोडायनामिक क्वांटिटी कहा। पक्की बात? और वो थर्मोडायनामिक क्वांटिटी कौन कौन से डिफाइन करी थी, इंट्रोड्यूस करी थी मैंने? इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी। हम अभी इंटरनल एनर्जी की बात करें क्योंकि इसको थोड़ा हम सोच सकते हैं। वहां हमने थर्मोडायनामिक क्वांटिटी कही। अब मैंने फिर डिफाइन करा थर्मोडायनामिक प्रोसेस। थर्मोडायनामिक प्रोसेस क्या होता है? एनी चेंज इन प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर में किसी भी तरह का चेंज हो, वॉल्यूम में किसी भी तरह का चेंज हो, टेम्परेचर में किसी भी तरह का चेंज हो, तो उसको हमने थर्मोडायनामिक प्रोसेस कहा। अब जरा सोचिए, जब कोई थर्मोडायनामिक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के दौरान या तो प्रेशर में परिवर्तन आया, या वॉल्यूम में परिवर्तन आया, या टेम्परेचर में परिवर्तन आया, या इन सभी में परिवर्तन आया, या किसी 2 या 3 में परिवर्तन आया। जब प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर में परिवर्तन आएगा तो थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज भी तो चेंज हो जाएंगी।
अब इंटरनल एनर्जी में भी तो कुछ चेंज आ जाएगा। जैसे रखा हुआ बर्फ पिघल गया, मैं फ्रीजर से बर्फ को निकाला, मैंने खुले में छोड़ दिया और पिघल गया, या रखा हुआ पानी इवापोरेट हो गया। नाउ दिस इज थर्मोडायनामिक प्रोसेस। जब यह थर्मोडायनामिक प्रोसेस होएगा, जब वह बर्फ पिघलेगा, तो बर्फ के पिघलने के दौरान क्या इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी? नहीं, वह इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। कभी वह इंटरनल एनर्जी बढ़ती हुई दिखेगी, कभी वह इंटरनल एनर्जी कम होती हुई दिखेगी। बर्फ के पिघलने के दौरान इंटरनल एनर्जी बढ़ती हुई दिखाई देगी। हम कहते हैं द चेंज इन thermodynamic quantities during thermodynamic process is termed as thermodynamic function. Change in thermodynamic quantity during thermodynamic process. Change in thermodynamic quantities during थर्मोडायनामिक प्रोसेस। कोई सा भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जब होता है तो उस थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज में चेंज आता है। सो दैट चेंज इन थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज इज टर्म्ड एज थर्मोडायनामिक फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई से डिनोट करेंगे। चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच से डिनोट करेंगे। चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस से डिनोट करेंगे। चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी से डिनोट करेंगे। इसके अलावा चेंज इन हीट और हीट ट्रांसफर डेल्टा क्यू एंड वर्क डन, दे आर ऑल्सो thermodynamic functions. Thermodynamic functions is the change in thermodynamic quantities during any thermodynamic process. कोई सा भी थर्मोडायनामिक प्रोसेस होता है, उस थर्मोडायनामिक प्रोसेस के दौरान थर्मोडायनामिक क्वांटिटीज में किसी भी तरह का कोई चेंज आता है, कोई परिवर्तन आता है, तो उस चेंज को, उस परिवर्तन को ही हम थर्मोडायनामिक फंक्शंस कहते हैं। एनी चेंज इन थर्मोडायनामिक क्वांटिटी ड्यूरिंग थर्मोडायनामिक प्रोसेस इज टर्म्ड एज थर्मोडायनामिक फंक्शंस। अब ये जो थर्मोडायनामिक फंक्शंस है, इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। दो तरह के थर्मोडायनामिक फंक्शंस हम कह सकते हैं। Either state function or we may have path function. Thermodynamic functions may be categorized in two categories. They may be either state function or they may be path function. मैं डिफाइन करता हूं, मैं समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। एनी फंक्शन whose value depend on initial and final state of system. कोई सा भी ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, दैट वुड बी टर्म्ड एज स्टेट फंक्शन। एंड एनी फंक्शन whose value depend on path adopted by the system. कोई सा भी ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू इस बात पर निर्भर करती हो कि सिस्टम ने कौन सा रास्ता लिया, किस रास्ते से आया। वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है। वो इस बात पर डिपेंड करती है कि इनिशियल से फाइनल तक जाने के लिए क्या रास्ता चुना।
उसे हम कहते हैं पाथ फंक्शन। मैं इसी समय समझाता हूं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से। मैं इसी समय आपसे दो सवाल पूछता हूं, जरा माइक उठा लो और मेरे सवाल का जवाब दो, सोच समझ के जवाब देना। बड़ा साधारण सा सवाल पूछ रहा हूं। मेरा पहला सवाल, आपका घर और इस इंस्टीट्यूट में कितनी दूरी है? जवाब दीजिए। आपका घर और इस इंस्टीट्यूट में कितनी दूरी है? 4 किलोमीटर। मुझे एक बात बताओ, इस सवाल का जवाब देने के लिए आपने क्या सोचा? आपने सिर्फ एक बात सोची कि मेरे घर की लोकेशन क्या है, इस इंस्टीट्यूट की लोकेशन क्या है, और घर की लोकेशन में और इस इंस्टीट्यूट की लोकेशन में शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है। उस शॉर्टेस्ट पाथ से घर और इंस्टीट्यूट के बीच की दूरी क्या है? मेरे इस सवाल का जवाब के लिए आपने सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सोचा है, और उस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को सोचा है। अब मैं एक और सवाल पूछता हूं, जरा ध्यान से सोच समझ के जवाब देना। आज आप जब घर से इंस्टीट्यूट आए तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करें, या फिर आज जब आप इंस्टीट्यूट से घर पर जाओगे तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करोगे? नो, इट्स नॉट नेसेसरी कि आप शॉर्टेस्ट रास्ते से ही आए हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप जाते समय उसी शॉर्टेस्ट रास्ते से जाओगे। हो सकता है आज के दिन घर से निकल के आपने सोचा हो कि यार पेन खत्म हो गया है, पेन नया पेन खरीद लो और इंस्टीट्यूट जाता हूं। हो सकता है आपने सोचा हो कि आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, इस नए टॉपिक को मैं नए कॉपी में लिखना चालू करूंगा, लेट मी बाय अ फ्रेश कॉपी, और मैं उसमें नोट डाउन करूं। हो सकता है आज आपने सोचा हो कि आज का दिन अच्छा दिन है, रविवार वाला दिन है, इंस्टीट्यूट जाते समय चलिए किसी मंदिर के दर्शन हो जाए और मंदिर में थोड़ा जाकर के थोड़ा नमस्कार करके फिर आइए। हो सकता है आपने सोचा हो किसी देवी के दर्शन हो जाए, इंस्टीट्यूट जाते समय पहले किसी देवी के सामने से होते हुए फिर घर आए, इंस्टीट्यूट आए। इट मे नॉट बी नेसेसरी कि अब आप शॉर्टेस्ट रास्ता ही लेंगे। नो, इट डिपेंड्स ऑन द पाथ। मैंने आपसे पूछा कि आज घर से इंस्टीट्यूट आते समय आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, मैं वही डिस्टेंस पूछ रहा हूं। मगर इस सवाल का जवाब इनिशियल और फाइनल पोजीशन नहीं है। इस सवाल का जवाब यह है कि आज आप किस रास्ते से आए, और कल यदि इस सवाल को पूछूंगा तो आपका जवाब सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जो मैंने पहले सवाल पूछा था, पहले सवाल क्या पूछा था कि आपका घर और इस इंस्टीट्यूट में क्या दूरी है। इस सवाल को आज मैं पूछ रहा हूं तब भी आप 4 किलोमीटर कह रहे हो, कल पूछूंगा तब भी 4 किलोमीटर कहोगे, परसों पूछूंगा तब भी 4 किलोमीटर कहोगे, 6 महीने के बाद पूछूंगा तब भी 4 किलोमीटर कहोगे। ये जवाब में कभी कोई परिवर्तन नहीं आना है, क्योंकि यह सवाल जो पूछा गया है, इस सवाल में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन से ही मतलब है, ये स्टेट फंक्शन। जबकि दूसरा सवाल जो मैंने पूछा कि भाई आप इंस्टीट्यूट से घर आते समय कितना डिस्टेंस ट्रैवल करें, हो सकता है आज आप कहो 5 किलोमीटर, क्योंकि मैं सीधा घर से इंस्टीट्यूट नहीं आया, बीच में कहीं और भी गया। हो सकता है आज आपने ऐसा सोचा हो कि मैं फ्रेंड से मिल लूं, फ्रेंड से मिलता हुआ जाऊंगा। कल के दिन जवाब 6 किलोमीटर हो सकता है, परसों जवाब 7 किलोमीटर भी हो सकता है, फिर उसके बाद फिर वापस 4 किलोमीटर भी आ सकता है। तभी अलग अलग दिन आप अलग अलग रास्ते से आते हो, अलग अलग काम करते हो। हो सकता है मम्मी ने कहा हो कि भाई इंस्टीट्यूट से लौटते समय जरा सब्जी खरीद के ले आता देते हैं ना, तो इधर से निकलते समय आप ये बात सोचोगे यार कि वो सब्जी मम्मी लाने को कहा था तो वो खरीदता हुआ फिर जाता हूं। दिस इज अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन डिपेंड्स ऑन द पाथ एडॉप्टेड बाय द सिस्टम। The state function depends on initial and final state. मैं अभी
सिर्फ कैटेगराइज कर देता हूं, डिटेल में बाद में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, मैं स्टेट फंक्शन इधर लिख देता हूं। स्टेट फंक्शंस जो होते हैं, डेल्टा ई स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एस स्टेट फंक्शन है और डेल्टा जी स्टेट फंक्शन है। क्यों है बाद में बताऊंगा। वाइल डेल्टा क्यू एंड वर्क डन, हीट ट्रांसफर और वर्क डन, ये दोनों पार्ट फंक्शन है। 6 थर्मोडायनामिक फंक्शंस हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन गिब्स एनर्जी, चेंज इन हीट इन वर्क डन। इसमें से डेल्टा ई, डेल्टा एच, डेल्टा एस और डेल्टा डी ये चारों स्टेट फंक्शन है, वाइल डेल्टा क्यू एंड वर्क डन दे आर द पाथ फंक्शंस। क्यों, कैसे, कहे को हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले क्वांटिटीज को समझेंगे, फंक्शंस को समझेंगे, उसके बाद में अवश्य बात देखेंगे। अब आफ्टर एक्सप्लेनिंग थर्मोडायनामिक स्टेट फंक्शंस, मैं एक काम और समझा देता हूं। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, another term, another concept, any property which describes us the nature or the behavior, the thermodynamic nature or the thermodynamic behavior of system would be termed as thermodynamic property. Any property, कोई सी भी ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे सिस्टम का थर्मोडायनामिक नेचर को या थर्मोडायनामिक बिहेवियर को डिस्क्राइब करे। एनी प्रॉपर्टी विच डिस्क्राइब्स अस द thermodynamic nature or the thermodynamic behavior of system would be termed as thermodynamic property. For example, if I ask कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, अब थर्मल कंडक्टिविटी एक प्रॉपर्टी है, यह किसी भी सिस्टम की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है और यह हमें बताती है कि हमारा सिस्टम हीट को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। करेगा तो कितना तेजी से करेगा या कितना धीमा करेगा। जैसे हम कहते हैं स्टील की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है, वाइल वुड, लकड़ी, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी पुअर है। थर्मल कंडक्टिविटी से हमें यह बात समझ में आएगी कि हमारा सिस्टम हीट को कंडक्ट करता है या नहीं, तेजी से अलाउ करता है या नहीं करता है। हमारा सिस्टम का थर्मोडायनामिक नेचर, थर्मोडायनामिक बिहेवियर समझ में आ रहा। थर्मल कंडक्टिविटी को हम कहेंगे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, they are thermodynamic property because they describe us the thermodynamic behavior of system. We have property like density. It also describes the thermodynamic behavior of system. प्रॉपर्टीज कई तरह की हो सकती हैं। थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज करेंगे,
इसके अलावा विस्कोसिटी भी एक प्रॉपर्टी है, वोलेटिलिटी भी एक प्रॉपर्टी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी एक प्रॉपर्टी है। दे डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हमें यह समझ में आता है कि वह सिस्टम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे हमें यह समझ में आता है कि वह सिस्टम लाइट को कंडक्ट करेगा या नहीं करेगा। वोलेटिलिटी, इससे हमें यह समझ में आता है कि सिस्टम हमारा उड़ता है या नहीं उड़ता है। विस्कोसिटी, इससे हमें यह समझ में आता है कि हमारा सिस्टम बहता है या नहीं बहता है, या कितना तेजी से बहता है। All these are the properties which describes us the behavior or the nature of the system. Now, once again, thermodynamic properties may be categorized in two categories. थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरा है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एनी प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, कोई सी भी प्रॉपर्टी यदि मास से इंडिपेंडेंट है, इट्स टर्म्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। Intensive property are independent of mass. These are in common. Independent of mass means intensive. Any property which is independent of mass is termed as intensive property. While any property which is dependent on mass, any property which depends on mass would be termed as extensive property. कोई सी भी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती हो उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और कोई सी भी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करती हो कोई सी भी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती हो उसे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे, और कोई सी भी प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करती हो उसे हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहेंगे। अब इसी समय मैं कुछ प्रॉपर्टीज बोलता हूं, इन प्रॉपर्टीज को बड़े ध्यान से सुनो, इसी समय सोचो और बताओ कि इन प्रॉपर्टीज को आप कैसी प्रॉपर्टी कहोगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहोगे या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहोगे। थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी यह प्रॉपर्टी इंटेंसिव होगी या एक्सटेंसिव होगी, फटाफट बताओ। डेफिनेटली इट मस्ट बी इंटेंसिव। थर्मल कंडक्टिविटी, इस चॉक की थर्मल कंडक्टिविटी फिक्स है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि चॉक बड़ा है या छोटा है, इसका मास ज्यादा है या कम है। थर्मल कंडक्टिविटी वो एक इसकी इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ मास, इट्स डेफिनेटली अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मैं पूछता हूं इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? इट्स एक्सटेंसिव, ये मास पर डिपेंड कर जाएगी। यदि इस चॉक का मास ज्यादा है तो इसके पास ज्यादा एनर्जी होगी, इस चॉक का मास कम है तो इसके पास कम एनर्जी होगी। बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड इंटेंसिव। इंटेंसिव भाई जैसे वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस बात पर डिपेंड नहीं करता है कि आप 1 किलो पानी ले रहे हो, 2 किलो पानी ले रहे हो, कितना ही पानी ले लो, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और heat rejected during any exothermic process,
हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग एनी एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के दौरान रिजेक्टेड हीट, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव डेफिनेटली कोयले को आप जला रहे हो, कितनी हीट लिबरेट हो रही है, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने कितना कोयला जलाया। ज्यादा कोयला जलाओगे ज्यादा हीट लिबरेट होगी, कम कोयला जलाओगे कम हीट लिबरेट होगी। तो हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग एनी एक्सोथर्मिक प्रोसेस ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हुई। डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इंटेंसिव या एक्सटेंसिव? इंटेंसिव। वाटर की डेंसिटी फिक्स 1 ग्राम पर सीसी। ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपने 1 किलोग्राम पानी लिया 2 किलोग्राम पानी लिया। इट्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। वाइल डेंसिटी ऑफ गैस, क्या आप मुझे बताओगे डेंसिटी ऑफ गैस इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है? नाउ डेंसिटी ऑफ गैस, ध्यान रहे इसका, इस सवाल का जवाब आप एक शब्द में नहीं दे सकते। आप एक शब्द में ना तो इसे इंटेंसिव बोल सकते हो ना इसे एक्सटेंसिव बोल सकते हो। मैं कारण बताता हूं। गैसेस का एनालिसिस हमेशा 2 कंडीशन पर करा जाता है और इन दोनों कंडीशन पर गैस का बिहेवियर अलग अलग होता है। गैस इज आइदर एनालाइज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर और इट्स एनालाइज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर पर गैस का बिहेवियर अलग होता है और कांस्टेंट वॉल्यूम पर गैस का बिहेवियर अलग होता है। पहले गैस के लिए हम यह इक्वेशन लिख देते हैं, PV इक्वल टू nRT। जरा गैसियस स्टेट में जो हमने डेंसिटी ऑफ गैस के लिए एक्सप्रेशन लिखा था, हम उसको इसी समय रिकॉल करते हैं। हमने इसे रीराइट कर दिया, PV इक्वल टू W बाय N इंटू RT। फिर इसे हमने लिखा PM बाय RT इक्वल टू W बाय V इक्वल टू रो, और इस तरह से हमने डेंसिटी ऑफ गैस लिखा PM बाय RT। यह हमने गैसियस स्टेट में डेंसिटी ऑफ गैस के लिए एक्सप्रेशन लिखा था। अब एट कांस्टेंट प्रेशर, यदि हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर की, जैसे द डेंसिटी ऑफ एयर इन दिस रूम, यदि हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? जैसे डेंसिटी ऑफ एयर इन दिस रूम, इस कमरे में एयर का प्रेशर कांस्टेंट है 1 एटमॉस्फेयर, और मैं कहता हूं अब इस कमरे में चाहे आप इतनी एयर ले लो, चाहे इतनी एयर ले लो, चाहे इतनी एयर ले लो, कितनी भी एयर ले लो, उसकी डेंसिटी फिक्स आनी है, सेम आनी है। एट कांस्टेंट प्रेशर P कांस्टेंट हो गया, M कांस्टेंट हो गया, M इज मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट। So this density is independent of mass. It becomes intensive. अब at constant volume, at constant वॉल्यूम, एग्जाम्पल, एट कांस्टेंट वॉल्यूम का एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं, द गैस फिल्ड इन सिलेंडर। आपके घर के अंदर जो LP गैस सिलेंडर है, उस LP गैस की डेंसिटी, खास बात उस गैस की कंडीशन अलग है। उस कंडीशन पर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट क्या है?
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज कांस्टेंट। जब उस सिलेंडर का वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया तो उस सिलेंडर के अंदर जितनी गैस भरी जाएगी, उस सिलेंडर के अंदर गैस के भरने से उसके अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा। प्रेशर कांस्टेंट नहीं रहेगा, प्रेशर वेरी करेगा। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, अब देखिए जरा, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, ये सब तो कांस्टेंट है, मगर वहां प्रेशर बढ़ रहा है। कांस्टेंट वॉल्यूम होने पर प्रेशर बढ़ता है, और जब प्रेशर बढ़ता है तो डेंसिटी बढ़ती है। और प्रेशर कैसे बढ़ता है? मास के बढ़ने से। आपने मास बढ़ाया तो प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा तो डेंसिटी बढ़ी। तो ऐसी कंडीशन में डेंसिटी डिपेंड्स ऑन मास। एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ गैस इज एक्सटेंसिव। तो डेंसिटी ऑफ गैस इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है, इस सवाल का जवाब एक शब्द में नहीं देंगे। डेंसिटी ऑफ गैस जब हमसे पूछा जाए और यह पूछा जाए कि ये एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है, तो हम कहेंगे डेंसिटी ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज इंटेंसिव, एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ गैस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब वह प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करती है, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब वह प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड करती है, विच डिपेंड्स ऑन मास, जो मास पर निर्भर करती है। दिस आर द फ्यू बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो थर्मोडायनामिक्स के साथ में सबसे पहले एसोसिएटेड है। कुछ बेसिक टर्म सबसे पहले मैंने इंट्रोड्यूस करी है। अब इस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर को फर्दर आगे बढ़ाता हूं। 2 से 3 मिनट का ब्रेक दे देता हूं। प्लीज फटाफट 2 से 3 मिनट का ब्रेक ले लीजिए।